अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट एजाज़ सैयद, जो अक्सर आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दिया करते हैं। एजाज़ सैयद साहब से गपशप शुरू करते हैं। शाह साहब, वो पिछले हफ्ते आप मौजूद नहीं थे, तो हमारे जो नाज़रीन हैं उन्होंने आपको बड़ा मिस किया, तो आप खैरियत से थे? राय साहब, मैं आपके पास तो आता हूँ, प्यार मोहब्बत है, आपसे ताल्लुक़ है। मैं जियो भी नहीं जा सका, मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे एलर्जी वगैरह हो गई हुई थी, तो फिर उससे पहले बुखार वगैरह भी चलता रहा, तो तब नासाज़ी तबीयत की वजह से मैं नासाज़ी हाँ तबीयत, चलें अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो आपकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ने, और बहुत बड़ी बड़ी खबरें पीछे चलती रही हैं और बड़े बड़े मामलात होते रहे, लेकिन अभी आप वापस आ गए हैं, तो आपके पास यकीनन एक बहुत बड़ी पटारी होगी खबरों की। आज के अगर हम देखें, गुज़िश्ता कुछ दिनों से, बल्कि गुज़िश्ता चंद माह से एक बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है अदलिया के हवाले से। और हम तो बात करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है, लेकिन ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिस्मानी रिमांड या जुडिशल रिमांड की बजाय, ज़मानत के बजाय डायरेक्ट बरियत कर देना, डिस्चार्ज कर देना, इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही को मतलब 2 मरतबा इस तरह किया जा चुका है, आज फिर वो इस वक्त पेंडिंग है। तो ये क्या चल रहा है शाह जी? ये क्या इतनी पेनिट्रेशन है अदलिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इन लोगों की? राय साहब, बात ये है कि एक तो ये कि परवेज़ इलाही साहब का एक पूरा बैकग्राउंड है, वो इस सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, मुशर्रफ साहब के पूरे दौर में वज़ीर आला 5 साल तकरीबन रहे हैं वो। फिर उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी टेन्योर में वो पहले स्पीकर कौमी असम्बली रहे और बड़े बड़े मजबूत स्पीकर कौमी असम्बली थे। फिर 90s की दहाई में अगर पीछे चले जाएँ तो तब भी उनका बड़ा मजबूत एक रोल था। अभी सूरत हाल ये है कि अदलिया की तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर बाज़ जो हल्के हैं, इंतज़ामिया है या हुकूमत है, वो मोतरज़ है। राय साहब, जब कोई भी इदारा अपने कानून के मुताबिक काम नहीं करता तो वो अपनी जो अखलाकी कदरें वो खो देता है, तो वो जो स्पेस बच जाती है उसको बाकी इदारे आके फिल कर लेते हैं। जब हम असूलों के ऊपर, अपने किरदार के ऊपर बात नहीं आगे करेंगे तो बाकी लोग आके हमारी स्पेस को ले लेंगे। जो सच नहीं बोलेंगे, अगर हम सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे और बिला वजह करेंगे तो फिर क्या होगा? लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को पता लग जाएगा कि ये लोग फेयर लोग नहीं हैं। अब अगर अदलिया की तरफ से अगर अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा राय साहब कि आपको पता है मिलिट्री कोर्ट्स भी लग गई हैं, गिरफ्तारियाँ होंगी और फिर मिलिट्री ट्रायल होने शुरू हुए, जो वो भी अच्छी कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप स्पेस मत दें अपनी। लेकिन है तो वो भी आईनी नहीं, आइन के तो मुताबिक है, लेकिन जिसे कहे ना कि इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई अच्छी पिक्चर पाकिस्तान की पेंट नहीं होती कि सिविलियंस को आप मिलिट्री ट्रायल में ले। है तो कानून और आइन के मुताबिक है, लेकिन उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कोई इतने हाई नहीं है जितने सिविल कोर्ट्स के हैं। लेकिन यहाँ पर शाह साहब हालात ये बने हुए हैं कि चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, उनकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारी ऑडियोज़ मौजूद हैं। अभी उनको चेक करना था, आज आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमने फिजिकल रिमांड लेके यही इनकी चीज़ें हमने मैच करनी थी, वॉइस मैच करनी थी, वीडियो मैच करनी थी, यही हमने करना था, तफ्तीश को आगे बढ़ाना था, लेकिन अदालतें हमें तफ्तीश का मौका ही नहीं दे रही। नहीं राय साहब, अगर नहीं अदालतें दे रही ना तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि स्टेट अपनी ब्लेटेंट पावर, जिसे कहते हैं ना नंगी इख्तियार, वो इस्तेमाल करेगी। सब आपके सैयद भाई हैं, हमारे आर्मी चीफ से, वैसे उनका बड़ा ही सब्र है इस सूरत हाल में भी, जो मतलब जब्त करके बैठे हुए। नहीं राय साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनके बाज़ वाक़यात का तो मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है। आपको पता है मैं फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों के पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत के बिल्कुल मुखालिफ हूँ, उनका बड़ा शदीद नाक़द हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अदलिया के सियासी किरदार के भी मुखालिफ हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि अदलिया सियासी किरदार अदा करे, अपनी ट्रस्ट पास करे, आइन और कानून को कर दे और हम ये कहते रहें। लेकिन यहाँ हालिया वाक़यात में भी देखें ना, फौज ने तो सियासत में मुदाखलत नहीं की, ये तो लोग उनके घरों में जाके या GHQ के अंदर या कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके घुसे। नहीं, एक वाक़यात की एक तसलसल है राय साहब, वो वाक़यात का तसलसल लोगों को पता होना बड़ा ज़रूरी है। वो वाक़यात का तसलसल ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर एक माहौल था उसमें आर्मी चीफ तैनात हुए, पहली बात तो ये है कि उनकी तैनाती को रोकने के लिए हर मुमकिन
कोशिश की गई, हर मुमकिन साजिश की गई, उनका डाटा चोरी किया गया नादरा से, उनके डाटा को चोरी करके मुख्तलिफ एक ख़ास हमारे दोस्त मुल्क को लीक किया गया और बताया गया कि इनका जो आसिम मुनीर है उनका किसी ख़ास सेक्ट से ताल्लुक़ है, और वो भी गलत थी, और वो गलत मालूमात दी गई। फिर अंदर एक कैंपेन चलाई गई कि जी ये जो PMA नहीं है, फिर एक कैंपेन चलाई गई ये रिटायर हो गया है। हालांकि ये सारी एग्जांपल्स माजी में मौजूद है हमारी फ़ौज की। उसके बावजूद एक बंदा आर्मी चीफ लगता है और वो आके अनाउंसमेंट जो ISPR की तरफ से आती है कि वी आर न्यूट्रल, वी आर नॉट पार्टिजन, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आप तकरीरें करते हैं, आप कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप कहते हैं कि जी जो है फ़ौज वो अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब है वो चोरों डाकुओं के साथ मिल गई है। आप ये कहते हैं कि मुझसे बात करिए, इमरान खान कहते हैं मुझसे बात करिए। मैं और इमरान खान साहब सियासतदानों से बात करने के लिए राज़ी नहीं है, आज भी नहीं है। और फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा सीक्वेंस देखिए ना। इमरान खान साहब ने ISI के डेप्यूटी जो फैसल हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया, मुकदमा दर्ज कहा कि उन्होंने मेरे पे कातलाना हमला करवाया है। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हो भी जाता तो कोई ऐसी मजाके की बात नहीं थी, और वो अपना तो मेडिकल भी कराने जी अपना मेडिकल भी नहीं करा रहे थे। मुकदमा अगर दर्ज कर लिया जाता, मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात थी, ये ना करवा के जिन्होंने नहीं करवाया ये गलती की। खैर फिर इमरान खान साहब प्रेस जो DG ISI हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि ये फैक्ट्स ये हैं, और इमरान खान साहब जलसे में खड़े होकर DG ISI को बुरा भला कहते हैं। फिर इमरान खान साहब फार्मर आर्मी चीफ को बुरा भला कहते हैं। चलें, उनके साथ उनके पॉलिटिकल इश्यूज भी थे कुछ, उनका आप ये कह लें कि उन्होंने भी एक्सटेंशन लेकर या सियासतदानों के साथ उठते बैठने से उन्होंने भी गलतियां की, चलें वो भी समझ में आई। फिर उन्होंने जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनको भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज़ की हद होती है, यहाँ पे भी मामला रुका नहीं। 9 मई को आपने वायलेंस करवा दिया और लोगों को कोर कमांडर के घर भेज दिया। ब्रिगेड कमांडर, राय साहब ये बात बड़ी कम लोगों को पता है कि लाहौर में ब्रिगेड कमांडर जला दिया गया। पता है आपको इस बात का? नहीं, मुझे नहीं पता। लाहौर में CSD की शॉप जला दी गई, लूट दी गई। ये तो चीज़ें बड़ी कम आई हैं, और वो किया कि इन्होंने, इन लोगों ने किया। तो जब 9 मई को जो वाक़या हुआ तो फिर जो जिसे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने रिएक्ट किया, और रिएक्ट जब किया तो मुकदमात दर्ज हुए मिलिट्री, और उन्हें भी पता लग गया था कि जो बाज़ अदालती शख्सियात हैं वो हमायत कर रही हैं एक ख़ास सियासी जमात की, PTI के ऊपर बात हो रही थी। तो उन्होंने फिर मिलिट्री ट्रायल करने का ऐलान कर दिया। क्यों? इसलिए उन्होंने ऐलान किया ना कि जी उनको भी ट्रस्ट नहीं था, हमारे गवर्नमेंट की जो सारी इत्तेहादी जमातें हैं या बाकी सिविल सोसाइटी है उनको भी ट्रस्ट नहीं था। फिर ये कहा गया कि जी जो जेलें हैं उनके अंदर औरतों के साथ ज्यादती हो रही है। इतनी ज्यादती, वो औरतें खुद बाहर निकल के कह रही हैं हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं। और ये पुराना एक वतीरा है कि आपके कोई लीडर अंदर चले जाते थे, गिरफ्तार हो जाते, आजम स्वाति हो जाते गिरफ्तार, शहबाज गिल गिरफ्तार हो जाते। थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ जो कि हमारी माशरे में बड़ी मुस्तमल है, लेकिन अपर लेवल पे इतनी नहीं होती ये है कि कहते हैं कि मतलब ये एक मिसाल बनी हुई है, और कि जी अगर फ़र्ज़ करें कोई औरत का किरदार अगर कोई उस तरह नहीं है, मिसाली नहीं है, या उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वो गलत औरत है, और अगर उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करता है या अगर उसको पुलिस पकड़ने जाती है तो वो औरतें क्या करती हैं, वो अपने कपड़े फाड़ के ना थाने ले जाती है कि ऐस बंदे ने, शाह साहब ने मनु मना किया थी, मैं ऐसा ने मेरे थे हाथ पाया, इसने मेरे साथ इस तरह के वाक़यात। तो ये बेसिकली उसी की फॉर्म है कि जो पकड़ा जाएगा, इमरान खान साहब कहते हैं उसको बरना कर दिया, जो पकड़ा जाएगा इमरान खान साहब कहते हैं उसके साथ जाती होगी। ये बेसिकली वो जो फाबिक गुटनी वाला किरदार है वो अदा किया जा रहा है। नहीं वैसा वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पहली बात ये है कि ये जो ओवरऑल हमारे माशरे की एक सोच है कि जी बद किरदार है तो वो औरत ही है। आपने कभी बद किरदारी का इल्ज़ाम मर्दों के ऊपर सुना है? रूटीन में नहीं सुना ना। तो पहली बात तो ये कि औरत मर्द की तकसीम नहीं होनी चाहिए। असल बात यह है कि फेयरनेस कहाँ पर है और अनफेयर कहाँ पर है। तो फेयरनेस का तकाजा ये है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जो कि तोड़ते हुए नज़र आए हैं लोग, उनके खिलाफ यकसां कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसे माफ़ कर दें, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे आप उसे माफ़ ना करें, ये भी नहीं होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ प्लीज़। मेरे एक अंडरस्टैंडिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म नहीं हो रहे।
اچھا راجہ صاحب میرا نقطہ نظر پتہ ہے کیا ہے؟ میرا نقطہ نظر ہے کہ جو عام آدمی وہاں پر، عام نوجوان، عام بچے جو انڈر ایج بھی ہیں، ٹین ایج کے، ان ٹین ایجرز کو تو فوری عام معافی دینی چاہیے. ان کی زندگیوں کا معاملہ ہے، وہ زندگی میں کیا لے کے جائیں گے کہ ان کی ریاست نے، ان کے لیڈروں نے پہلے ان کو بیوقوف بنایا اور ریاست نے اتنا سختی اختیار کر لی کہ ان کو چھوڑا نہیں، ان کو ہتھکڑیاں پڑے. میں جو انڈر ایج کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ٹین ایج کے جو ہمارا قانون بھی بڑا نرم ہے. اگر یہاں پر کچھ ان کو سزا مل بھی جاتی ہے تو اوپر جا کے جو انڈر ایج بچے ہیں، اول تو یہ ایسا کوئی انڈر ایج کسی بچے پہ مجھے امید نہیں کہ کوئی کیس ایسے چلائیں گے آگے. اگر ہوا بھی کوئی بہت زیادہ اس نے ہینیس کرائم کیا ہے تو اس کی سزا بہت منیمائز ہوگی اور آگے جا کے اس کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو آپ بات کریں نا پریس کانفرنس کی، میاں محمود رشید کرے نا پریس کانفرنس، اس کا کور کمانڈر ہاؤس والے حملے کے کیس سے نام نکل جائے گا؟ کبھی نہیں نکلے گا. کرے پریس کانفرنس اعجاز چودھری، اس کا نام نکل جائے گا؟ نہیں نکلے گا. یہ تھوڑی سی کلیئر کرنی بات ضروری ہے کہ یہ ان لوگوں کے نام نکل رہے ہیں جو کیسز میں نہیں ہیں، جن کو نظر بندی کے تحت بند کیا گیا تھا. ڈی سی نے نظر بندی کی تھی کہ بھئی آپ اپنے اچھے چال چلن کی ذمہ داری، آپ کسی پرتشدد کارروائی کیسا نہیں بنیں گے. تو یہ اس کا ایک پہلو. لیکن جو آپ نے بتایا ریئیکشن کہ وہ ملٹری کورٹ میں جائیں گے کیسز، ایک ریئیکشن آج اور بھی آیا جو بڑا افسوسناک ریئیکشن تھا. آج چودھری پرویز علیہ کو پیش کیا گیا لاہور میں مجسٹریٹ کی عدالت میں، اور وہاں پہ مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی پروسیکیوٹر نے، مطلب ایک جج کی کرسی پہ بیٹھا بندہ، اس کو یہ کہا کہ آپ بائسڈ ہیں، آپ کا فیس بک پیج بتا رہا ہے کہ آپ مطلب ایک پارٹی کے چیئرمین کی باقاعدہ پولیٹیکل کمپین چلاتے ہیں جج ہوتے ہوئے بھی، اور آپ نے غیر ضروری اور بدنیتی پر مبنی آپ نے اس ملزم کو پچھلے 2 کیسز میں آپ نے ڈسچارج کیا، تو لہٰذا آپ یہ کیس نہ سنیں. اب اگر دیکھا جائے شاہ صاحب، وہ چلے اس کیس کا کیا بنتا آگے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سٹیج پہ معاملہ پہنچا کیوں کہ ایک بندے نے اس حد تک وہ آگے چلا گیا. میرا اس میں موقف یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے اوپر، میرے اوپر، کسی کے اوپر کوئی الزام ہے، پولیس کو یا پروسیکیوشن ایجنسی کو اس کی تفتیش تو کرنے دیں. تفتیش کرنے کے بعد عدالت فیصلہ کرے کہ ہاں بھائی یہ بندہ مجرم ہے نہیں ہے، ملزم ہے نہیں، اس پہ ٹرائل چلنا بھی چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. 265 کی ایک درخواست ہوتی ہے، وہ اسی کام کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ٹرائل چلنے سے پہلے بھی اگر آپ کے پاس انف مواد نہیں ہے تو آپ بری ہو سکتا ہے بندہ. ٹھیک، یہ ایک قانون میں اسی لیے رکھا گیا نا. اب آپ رانا ثناء اللہ کی مثال لے لیجیے، شور مچایا جی ہمارے پاس ویڈیو ہم پروڈیوس کریں گے، پروڈیوس نہیں کی گئی، اس کے باوجود اس کی بیل ہونے میں 6 مہینے لگ گئے، اور 3 سال اس کے بعد بھی کیس چلتا رہا، اور 3 سال کے بعد کہا گیا کہ اچھا وہ ویڈیو تو نہیں پروڈیوس ہی، لہذا بری ہو گیا. لیکن یہاں پر کیا ہے، ویڈیوز موجود ہیں، وہ پروڈیوس کرنے کی مہلت نہیں دی جا رہی، وہ پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دے رہی. کون نہیں دے رہی؟ عدالت نہیں دے رہی. تو اس طرح جو پھر یہ معاملات جو یہ گڑبڑ کی طرح چلتے ہیں. لیکن اس ساری سینیریو کے اندر ایک چیز تھوڑی سی اور بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ اپر لیول پہ شاید کچھ بہتری آنے کے چانسز ہوئے ہیں، کہ کچھ ہم نے دیکھا کہ وہ جو بہت زیادہ رویوں میں سختی تھی ادھر سے گورنمنٹ کی، اوپر سے سپریم کورٹ کی، تھوڑی سی کمی آئی ہے. میرے خیال میں اس سے ایک اور بڑی اچھی بات ہوئی ہے اس سارے کھیل میں. ایک تو بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ، گو کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور وہ کوئی ایسے مثالی وزیر اعظم بالکل بھی نہیں ہے کہ جو اپنے عہدے کا عزت اور خیال رکھتا ہو. وہ ایسے کوئی مثالی وزیر اعظم نہیں ہے، اسرٹ کرنے والے پرائم منسٹر نہیں ہیں. لیکن کام کی شہرت ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ نے قانون سازی شروع کر دی، جو کہ بڑی اچھی قانون سازی تھی. مثال کے طور پہ پارلیمنٹ نے جو عدلیہ میں از خود نوٹس لینے کا جو اختیار تھا، جس کا بڑا غلط استعمال بھی یا متنازع استعمال بھی ہوتا رہا، اس کے اوپر کیا. پھر بینچوں کی تشکیل کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر قانون سازی کی، کہ بڑی اچھی قانون سازی. گو کہ بعض قانون سازی کے جو بعض بل ہیں ان کو روکا بھی گیا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ اچھی بات تھی کہ پارلیمنٹ کھڑی ہوئی، فار دا فرسٹ ٹائم عدلیہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور بتانے کی کوشش کی کہ پارلیمنٹ عدلیہ سے بڑی ہے. ماضی میں عدلیہ خود کو پارلیمنٹ سے بھی اور پورے ریاستی نظام سے بڑا قرار دیتا. یہ ایک بہت اچھی بات ہوئی. دوسری جو اچھی بات ہوئی جس کا آپ نے اشارہ کیا، وہ یہ اچھی بات ہوئی کہ عمران خان، آپ دیکھیے، چور ڈاکو نہیں کہہ رہے، اب نہیں کہہ رہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. عمران خان صاحب نے بغیر کسی ڈیمانڈ کے ایک مذاکراتی کمیٹی اس کی نوٹیفیکیشن کر دیا. یہ نہیں بتایا کون
किससे मुज़ाकरात करेगा? बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि मैंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब हुकूमत आगे मुज़ाकरात करे। भाई आपको मानना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा मैं हुकूमत से मुज़ाकरात करना अब चाहता जैसे उन्होंने कल अपनी एक, आप तो दिखा भी नहीं सकते उनकी तकरीरें, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जी PMLN और जो पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो देखें कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके ऊपर ट्रस्ट ना करें, और देखें मैं 28 साल से यहाँ पर उन्होंने 3-4 उसमें तब्दीलियाँ आई। एक, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चोरों और डाकुओं और इनको ये मशवरा दे रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब ये आप सारे चोर डाकुओं में आपसे बात नहीं कर रहा। अब उनके ये हमदर्द बन के उनको मशवरे दे रहे हो, लेकिन उसमें एक एतराफ़ जुर्म भी उन्होंने किया कि 28 साल से मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ, तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट का कब प्लान ऐसे प्लान भी चलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो कहने का मतलब है कि इमरान खान साहब की जो लैंग्वेज है ना, या ज़ुबान या टोन जो है उनकी, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आया है, ये आया है। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों पे जो बड़ा फ़र्क आया है वो मेरे ख्याल में ये आया है, जो कानून साज़ी हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े गलत इक़दाम भी हुए कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की आला अदालती शख्सियात, लाहौर हाई कोर्ट की आला अदालती शख्सियात, उनके ऊपर पार्लियामेंट से बैठ के अरकान पार्लियामेंट ने नाम ले के बताया कि फ़लाँ जज जो है वो पार्टिजन हो चुके हुए हैं, और उन जजेस की तरफ से कोई मुनासिब रिस्पांस मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से नहीं आया। और जब इस सारे मामले में आपको पता है ऑडियो लीक्स होती रहीं, तो उन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए एक कमीशन कायम किया गया, तो उसे भी अदलिया ने रोक दिया। तो ये एक असल में वो उनका रिस्पांस इसलिए नहीं आया कि उनकी विकेट बड़ी वीक थी। जब आपकी सास की ऑडियो हो और आप खुद उसमें मुनसिफ बन के बैठ जाएं, तो वो अदालती रवैये, अक़दार, इंसाफ के तकाजे, वो सारा कुछ तो फिर सारा एक तरफ रह गया ना, आइन कानून वगैरह। तो वो बेसिकली विकेट कमज़ोर पे है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है बतौर एक सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पे, कि वो जो था ना, तो इन्हें अदालत दे देंगे, इलेक्शन नहीं हुआ, प्रेसिडेंट को रगड़ देंगे, कमीना को रगड़ देंगे, वो सारा काम हो गया ठप। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने तक आ गया कि यही ऑडियोज़ वाला मामला ना। एक बात और भी आज कहता चलूँ कि वो एक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जिनको बिठा के साथ उन्होंने खामोश पैगाम दिया था, अब उनके जुडिशल रेफरेंस पे उस पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया। अब इसको बज़ाहिर आम लोग आदमी समझा के तो बड़ी अच्छी बात है, तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस साहब अब उस पर काम करना चाहते हैं। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज़ जा रहे हैं मुल्क से बाहर, और जब वो नहीं होंगे तो उनकी जगह पे जस्टिस एजाजुल हसन आ जाएंगे। अच्छी कायम चीफ जस्टिस, तो वो उनकी अदम मौजूदगी में अपने वोट ज़्यादा करके जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को क्लीन चिट दी जा सकती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इसकी एक टाइमिंग जो है वो बड़ी अहम है, क्योंकि वही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जिनके वो रख के बैठे हुए थे वो नहीं कोई कार्रवाई कर रहे थे, जो ही पता चला जस्टिस काजी फाइज़ जा रहे तो वो रख लिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब ये बताएं शाह जी, एक फाइनल कमेंट क्या आप देख रहे हैं अगले आने वाले दिनों में? और ऐसा अगले आने वाले दिनों में मुझे एक बात तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि इमरान खान अगले इलेक्शन में मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये बात तो मुझे पीटीआई भी शायद नहीं नज़र आ रही, वो 3-4 छोटे-छोटे ग्रुप्स लड़ रहे होंगे। किसी शक्ल में हो सकती है पीटीआई, किसी शक्ल में हो सकती है, इमरान खान नज़र नहीं आ रहे मुझे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस होंगे, अक्टूबर में इलेक्शंस अपेरेंटली होंगे। ये दो बातें तो बड़ी क्लियर हो गई हैं। अब हुकूमत कौन बनाएगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, कोई किंग्स पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि अभी तक मुझे किंग्स पार्टी को बनती हुई नज़र नहीं आ रही, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात। किंग्स पार्टी तभी बनती है जब सियासत में मुदाखलत होती है। जी हाँ, से तो अभी सियासत में मुदाखलत हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि वो रिएक्शन में वो हो रही है कि जब आपने गाली निकाली, जब आपने अटैक कर दिया, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो गई, लोगों ने छोड़ना भी शुरू कर दिया। ये देखिए ना, वो कोई पार्टी बनवा नहीं रहे। नहीं, दिस इज ए गुड थिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखिए ना, कर्नल हाशिम डोगर एक अलग ग्रुप बना रहा है, परवेज खट्टक अलग ग्रुप बना रहा है, राजा साहब ये अच्छी बात बना रहा है। मैं राजा साहब ये मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनवा रही तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं एट दी सेम टाइम मैं अगर ये कहूँ कि मुदाखलत नहीं है कहीं पर, तो सॉरी टू से जिन्होंने उन पे अटैक किया उनके साथ तो मुदाखलत कर रहे हैं ना। वो देखिए, वो उसको सियासत में मुदाखलत नहीं कह सकते, वो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको हम पे क्यों अटैक किया गया, मेरा आपसे थोड़ा सा इस पॉइंट पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। नहीं, मेरा नुक्ता नज़र यह है कि वो केसेस सियासत में मुदाखलत तो शाह जी होती थी ना, तो वो ये होती थी कि उठा के बंदे, आपको पता ही है, वो जब लोग कहते थे लड़की के भाइयों ने उठा लिया, कि महकमा ज़राअत ने उठा लिए फैज़ साहब के दौर में, तो उस वक्त बताया जाता था कि तुमने फलानी पार्टी में जाता है, और उनको भर भर के लाया जाता था, और
جب اسمبلی میں قانون سازیاں ہوتی تھی تو ان کو اس سے پہلے کنٹینروں میں بھی بند کیا جاتا تھا. تو مطلب اس قسم کی چیزیں بڑی ہوتی تھی, تو سیاست میں مداخلت ہوتی تھی. اب اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ مطلب یہ نہ کریں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, بالکل آپ اس کو سیاست میں مداخلت ہم کیا کہیں. لیکن جو کرنچ ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے جو لوگ اس ساری سینیریو میں میرٹ پر نہیں چل رہے, وہ بیسیکلی اپنا بھی اور عدلیہ کے وقار کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اور اگلا جو الیکشن ہے, اچھی بات یہ ہے کہ اس کا امکان اس چیز کا موجود ہے کہ وہ اپنے وقت پر ہوگا, اور عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ اعجاز سید آپ کے آنے کا, اور امید ہے کہ اچھا یہ ایک چلتے چلتے کوئی بات بتائیں نا جی, وہ ٹاک شاک آپ اور عمر چیمہ کرتے تھے چینل, تو وہ اچانک آلموسٹ 2 ہفتے ہو گئے اس پہ وہ نہیں دکھائی دے رہا. راجہ صاحب وہ کوئی لیگل ایشوز ڈیولپ ہو گئے, تو لیگل ایشوز ظاہر ہے میں ایک آرگنائزیشن جیو نیوز کے ساتھ کام کرتا ہوں, تو لیگل ایشوز ان کے ساتھ کچھ ڈیولپ ہوئے, تو آئی وش کہ وہ ریزالو ہوں اور ویل بی بیک. بہت بہت شکریہ اعجاز سید. ناظرین, اعجاز سید کی بات آپ نے سنی. اعجاز سید کو آپ نے دیکھا کہ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو قومی منظر نامے پہ کیا کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں, اور یہ قومی منظر نامے پہ جو تبدیلیاں یہ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ہمارے پاس بھی آپ کو ماضی کی طرح بتاتے رہیں گے, ہمارے مہمان بنتے رہیں گے, بلاتے رہیں, میں آتا رہوں گا. یہ ہمارے مہمان انشاءاللہ بنتے رہیں گے. اور ہمارے جو نیوز ٹو یو کے ناظرین ہیں, ہم آپ کو اعجاز سید صاحب سے محروم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اعجاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.